नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार और मैं हूं हेमंत भाई। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी बात। निफ्टी देखिए 9500 के नीचे कारोबार कर रहा है और ये दिन का निचला स्तर है जो बाजार ने अभी अभी लगाया है। सुबह से ही एक तरफा देखिए मार्केट फिसलता हुआ, विदेशी बाजारों से भी खराब क्यूज हैं। डाउ फ्यूचर्स भी देखिए संकेत यही दे रहा है, अमेरिका की कमजोर शुरुआत हो सकती है और यूरोप ने भी कमजोरी ही दिखाई है खुलते ही। ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बैंकों को, ये आरबीआई ने निर्देश दिया है उन 12 खातों पर जिन्होंने कर्ज दिया और वापस नहीं किया है। तो इसीलिए आप देखिए बाजार घबरा रहा है और ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले हफ्ते की गिरावट और गहराती हुई दिख रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने हर्षदा 5 गिरने वाले शेयर हो गए। और यही वजह है कि आज इस मार्केट ब्रेथ को देखकर भारतीय बाजारों में जो स्थिति रही है वो पूरी कई हफ्तों बाद ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। निफ्टी 9500 के नीचे 9490 के आसपास इस समय ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए डेज लो आपको बता दूं 9477 है, वहां से कुछ उठने की कोशिश की है लेकिन वो कोशिश से ज्यादा कुछ मदद मिल नहीं रही है। सेंसेक्स भी 250 अंकों की गिरावट पर इस समय ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ आज अगर धुलाई हुई है वो हुई है मिड कैप इंडेक्स की जो 400 पॉइंट टूटा है या फिर 300 पॉइंट की अब गिरावट देखने को मिल रही है और लगभग 400 साढ़े 400 अंकों की गिरावट पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्थिति पूरी तरह से बिगड़ती हुई आज मार्केट्स की। बिल्कुल, और कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उस सब पर बात होगी। जी हाँ, जेपी ग्रुप में जो तेजी देखने को मिली है उसमें अब आपको क्या करना चाहिए, मुनाफा वसूल लें या फिर बने रहने में समझदारी है, इस पर बात करेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ कल खुलने वाला है, इसमें पैसा लगाया जाए या रहे दूर, इस पर भी बात होगी। और फंड इस समय बाजार को किस तरह से देख रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के योगेश भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रोज की तरह हम आपको ये भी बताएंगे कि आज एसटीबीटी करने में फायदा है या फिर बीटीएसटी करने में, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करें, इस सब पर बात अगले 1 घंटे तक होने वाली है। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जो इस समय बाजार को नीचे खींच रहे हैं और बैंक निफ्टी ही सबसे ज्यादा पिटा है। तो बैंकिंग काउंटर्स में देखिए क्या टूट रहा है। पीएनबी यहां पर 5% का नुकसान, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% नीचे, एसबीआई भी लगभग 4% की गिरावट दिखा रहा है। निजी बैंकों पर भी दोपहर बाद अब बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज टूट रहे हैं। इंडेक्स को नीचे जो खींच रहे हैं उनमें बीपीसीएल है, जी एंटरटेनमेंट, एसीसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और बॉश जैसी कंपनियां शामिल हैं। वहीं आप देखिए एक और सेक्टर जो आज काफी कमजोर है वो है रियल एस्टेट का। ओबरॉय, गोदरेज, प्रेस्टीज यानी कि क्वालिटी कंपनियों में भी आज हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप कंपनियों पर आते हैं तो जीएमआर इंफ्रा 8% का नुकसान देखने को मिल रहा है। मुक्ता आर्ट्स, इंडिया सीमेंट, आरईसी, रूपा एंड कंपनी, ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें पिछले कई दिनों में काफी तेजी आई थी और अब वहां पर लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस काट रहे हैं। जेपी ग्रुप हाउएवर, जैसे हेमंत भी कह रहे थे, यहाँ पर काफी तगड़ी चाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जेपी एसोसिएट्स, जेपी इंफ्रा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है एक अपर सर्किट पर और ऑफकोर्स दूसरा 12% की उछाल पर ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है। लेकिन अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि कहां पर जाना चाहिए इस समय लॉन्ग और कहां पर जाना चाहिए शॉर्ट। हमारे साथ बने हुए हैं गौरव बिस्सा जी, डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। इंडो काउंट, इस पर एक राय लेना चाहता हूँ, काफ़ी तेज़ी से ये भी फिसल रहा है, 6-6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। गौरव, इसमें किस तरह की पोजीशंस बनी है और कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या? देखिए इसमें शॉर्ट्स ही है और अग्रेसिव शॉर्ट्स बने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। मैं थोड़ा और गिर सकता है किसी पास अगर शॉर्ट्स है तो 165 के करीब ट्रेड कर रहा है तो आप 166 हाफ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 162 से 160 के लॉस देखने मिल सकते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इसमें फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो निचले लेवल्स के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के प्ले कर सकते हैं। सुज़लॉन, इस पर क्या राय है आपकी? क्योंकि आज देखिए ओपन इंटरेस्ट 17% बढ़ा है, 2% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। कोई ट्रेड लेना चाहते हैं यहाँ पे? इसकी लॉट साइज काफ़ी बड़ी है तो मेरे हिसाब से किसी को भी अगर प्ले करना है तो ऑप्शन के जरिए प्ले कीजिए। 17.5 का पुट ऑप्शन एक वही नज़र में आ रहा है, आप वो कर सकते हैं। ये भी मैं ही नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन हाँ एक वीक क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर ऐसे ही ट्रेड करता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 17.50 के लेवल आपको 1 या 2 दिनों में दिखा दे, तो वो हिसाब से 1750 का पुट ऑप्शन बेटर है। बैंकों में आप देखेंगे अब जो प्रेशर बढ़ने लगा है, आंध्रा बैंक जैसे काउंटर्स
दबाव के घेरे में। क्या सलाह होगी यहाँ पर भी? अब आपको लग रहा है स्टॉक बिखरेगा? जी, काफ़ी सारी जो PSU बैंक्स हैं वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने मिला है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि थमेगा। आपको एक बार 53 का सपोर्ट है, उसके नीचे अगर जाता है स्टॉक ट्रेड होता है तो ये 50 को भी एक बार तोड़ देगा एक्सपायरी के पहले, ऐसा इसका अंदेशा है। तो मेरे हिसाब से PSU बैंक्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल से एक 15-20% ऑलरेडी कट आ चुका है इनके प्राइसेस पे। लेकिन कोई भी अगर उछाल आती है तो यहाँ पे आप फिर एक शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। काफ़ी ऊपरी लेवल्स पे इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनेंगे। यहाँ पे जो ट्रेंड अभी बना है वो नेगेट होगा 60 के ऊपर ही, जो काफ़ी ऊपर है करंट लेवल से। अच्छा, एस्कॉर्ट्स पर राय दीजिए, क्योंकि एक तरफा तेजी के बाद अब इस शेयर ने भी पिछले कुछ दिनों से करेक्शन दिखाना शुरू किया है। कहां जाकर संभलेगा और क्या कॉल है इसमें? देखिए, एस्कॉर्ट्स का अगर बात की जाए तो यहाँ पे सपोर्ट्स के नज़दीक ही है। यहाँ पे 650 अगर ये पार कर लेता है, उसके थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अगर ये 650 आज क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लगता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट वाला ले सकते हैं। ऊपर में 670 675 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 650 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है, अभी शॉर्ट मत कीजिए, प्रीएड मत कीजिए। अगर ये लेवल पे ट्रेड होता है तो मुझे लगता है फिर आप एक एसटीपीटी का कैंडिडेट बन सकता है ये, और नीचे में आपको और 10-15 रुपये नीचे गिरावट देखने मिल सकती है कल, और 652 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। आज हमने दिखाया कुछ काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हुई हैं। एबी नोवो, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स पर आपकी क्या सलाह होगी गौरव? क्या यहां पर तेजी करके या फिर पोजीशन होल्ड करके कुछ फायदा है? ग्रासिम में यस, अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है, अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं फ्रेश। अगर किसी को चाहिए तो थोड़े बहुत रिस्क के बाय कर सकते हैं। 1205 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 12-13 रुपये का, तकरीबन 1% 1.25% का स्टॉप लॉस होगा 1190 का। ऊपर में आप 1225 से 1230 के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। एबी न्यू में फ्रेश एंट्री की एडवाइस नहीं दूंगा मैं। ये इसमें क्षमता है कि एक बार 1820-1830 के लेवल एक बार दिखा दे, लेकिन फिर भी फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैंने इसको एडवाइस करूंगा मैं। अच्छा, पीवीआर पे क्या करें? बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि भाई लॉन्ग वीकेंड है, बड़ी अच्छी मूवी आ रही है ट्यूबलाइट, लेकिन मूवी देखकर जो लोग बता रहे हैं मजा आया नहीं है, बत्ती गुल हो गई। हाँ, वो कह रहे हैं एलईडी के जमाने में ट्यूबलाइट आ गई। ये बताइए, जोक से पार्ट, पीवीआर कैसा लगता है आपको? क्या और नीचे जा सकता है? पीवीआर मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ से नीचे ना जाए। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है। 1440 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो अगर किसी को चाहिए 10 रुपये के स्टॉप लॉस एक बार बाय एज्यूम कर सकते हैं। अगेन इट विल बी ओनली फॉर अ बाउंस बैक। आपको 2 या 3% का बाउंस बैक चाहिए आपको मिल सकता है, तो वो लिहाज थोड़ा लुक्रेटिव है यहाँ से काउंटर ट्रेड, बट अग्रेसिवली मत कीजिए। ट्रेंड इसमें बहुत स्ट्रांग नहीं है। यही लेवल से इसमें थोड़े बहुत लॉन्ग्स बने थे और इसने एक 1500 का 1550 का लेवल टच किया था, तो मुझे लगता है यहाँ से फिर एक उम्मीद है कि एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। अच्छा, कुछ काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आ रही हैं। आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, इनमें क्या सलाह होगी? क्या ये थोड़ा सा अगेंस्ट ट्रेंड जा रहे हैं? क्या पोजीशन होल्ड करें और ऐड करें इन काउंटर्स में? नहीं, इसको टोटली अवॉइड ही करना चाहिए। आईटीसी को अभी फिलहाल आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो अगर किसी को बाय करना भी है, अगर आईटीसी में इंटरेस्ट है पोजीशन लेने में, तो मुझे तो थोड़ा इंतजार कीजिए। 317 के ऊपर आप बाय कीजिए, तब आपको एक 322 323 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 314 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे फिलहाल प्रीएड मत कीजिए, यहाँ पे उतना लुक्रेटिव लेवल्स नहीं है। और गोदरेज कंज्यूमर से मैं कहूँगा एक बार फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए, थोड़ी स्टेबिलिटी रहने दीजिए, बाद में इसमें थोड़ा बेहतर मोमेंटम देखने मिल सकता है। हर्षदा, कुछ स्टॉक्स देखिए, ओएनजीसी जैसे शेयर जहाँ पे कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, अब ये थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं। आईओसी, गेल, एनटीपीसी, ये कुछ सरकारी कंपनियां हैं देखिए जिन्होंने सेकंड हाफ में थोड़ा बेटर प्रदर्शन दिखाया। इस सब पर बात होगी, लेकिन वक्त है गौरव जी आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज़ के दलजीत सिंह कोहली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और rajatbose.com के रजत बोस जी भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कि 9500 के ऊपर निफ्टी जाता है या फिर वहां जाकर वापस से थकान देखने को मिलती है। बहरहाल आज का दिन बाजारों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। हर्षदा, चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है और पीएसयू बैंक ने इस गिरावट को लीड किया है। जी हाँ, यहीं पर सबसे ज़्यादा मारकाट मची है। हालांकि नेशनल लेवल से अगर बाजार में खरीदारी आई है, उसमें बैंकिंग काउंटर्स का बिल्कुल योगदान नहीं है। ऑयल एंड गैस है जहां से हम देख रहे हैं सपोर्ट आता हुआ। बीपी
बीपी, आईओसी और ओएनजीसी ये टॉप ट्रेड्स हैं। और नेशनल लेवल्स पर जहां पर हम एक्सिस बैंक पर नजर डाल रहे थे, बहुत ही मामूली सी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ फिलहाल हमारे दो जानकार हैं, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड दलजीत सिंह कोहली और साथ ही रजत के बोस.com के रजत बोस। आप दोनों का ही स्वागत है। कोहली साहब, 9,500 के नीचे बाजार झटके से गिरा जरूर है, क्या लग रहा है और गिरावट हावी रहेगी और क्या अप्रोच रहनी चाहिए? डिप्स पर खरीदारी के बारे में सोचें, मौके ढूंढे या फिर रुक जाए, बाजार को संभलने दें? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वैल्यूएशन वाइज तो बाज़ार में कोई कंफर्ट नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स अभी काफ़ी दूर हैं और हमें लगता है कि FY18 में भी अर्निंग्स ज़्यादा अच्छे से रिवाइव नहीं होंगी। जो हम इनिशियल अनुमान था 20% ग्रोथ का, आई थिंक वो अब घट के 10-12% पे आ जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है बाज़ार में और कोई ऐसा नेगेटिव बड़ा मेजर इवेंट नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से बाज़ार को कोई बहुत नुकसान होने की संभावना हो। तो आई थिंक ऐसे में करना ये है कि आपको जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उन पर नज़र रखनी है, और जैसे भी इस तरीके की जो डिप्स आते हैं तो जो स्टॉक 5-6% गिरते हैं वो आपको अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठे करने हैं। ये पोर्टफोलियो बनाने की स्ट्रेटजी का टाइम है। ट्रेडिंग वालों के लिए तो शायद मुश्किल होगा, बिकॉज अगर आप 1-2 दिन की 5 दिन की, पिछले 1-2 महीने में हमने देखा कि बहुत कॉम्प्लेसेंसी डेवलप हो गई कि आपने आज लिया और 2-4 दिन में आपको अच्छा पैसा मिल गया, आप निकल गए, या फिर हर डिप में आपने ख़रीदा तो 2 दिन बाद वो वापस अप हो गया और आपको अच्छा पैसा मिल गया। शायद वो स्थिति ना रहे। तो ऐसे में अगर आपको इस समय बाइंग करनी है तो एक तो क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, दूसरी ये कि आपको बाइंग कितने टाइम के लिए करनी है। तो मेरा व्यू है कि कम से कम अगर आपको 1-1.5 साल का व्यू लेके पोर्टफोलियो बनाना है तो ऐसी डिप्स में जो है वो आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। जैसा हमने पहले कहा कि हमारी स्ट्रेटजी अभी मिड कैप को सेकेंडरी प्रेफरेंस देगी, पहले लार्ज कैप या फ्रंट लाइनर्स को हम ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज वहाँ पर वैल्यूएशन बेटर है बनिस्बत मिड कैप के। तो वैसे स्टॉक्स को अगर लार्ज कैप में कोई बड़ा स्टॉक गिरता है वहाँ पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप ऐड कर सकेंगे। बात है। तो आज दलजीत जी से हम इस शो में बढ़िया वाले स्टॉक्स आपको पूछकर बताएंगे जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन छोटी अवधि की बात करते हैं। रजत जी, गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से शुक्रवार को 9,600 के नीचे क्लोज दिया और आज खुलते ही अब आप देखिए फिसलता ही जा रहा है, 9,500 को भी तोड़ दिया, क्या लग रहा है एक्सपायरी कहाँ होने वाली है बृहस्पतिवार को? देखिए, 9,473 के नीचे अगर निफ्टी चला जाए तो 9,450 भी तोड़ देगा, ऐसा ही समझ में आता है। उसी में से फिर अपने नीचे 9,420 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, 9,420 से लेके 9,375। लेकिन जैसा कोहली साहब ने कहा है कि ये मार्केट लिक्विडिटी से फ्लश्ड है, तो लिक्विडिटी के कारण कभी भी बाइंग आ सकता है। उसमें से आपको 100 पॉइंट गेन करने में, अभी 100 पॉइंट गिरने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन 100 पॉइंट गेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसीलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अभी बाजार ये तुरंत नीचे चला जाएगा, हो सकता है एक बाउंस आएगा, बट ओवरऑल देख के लगता है कि ऊपर की तरफ पहला बार ऊपर की तरफ फिर से सेलिंग आएगा। ये बताने की आप पहले कारण मैं बताऊंगा कि दिसंबर से जो इंटरमीडिएट और मीडियम टर्म ट्रेंड के आप जो अप ट्रेंड देख के आए थे, ये पिछले कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक नया लो बनाया था, वही मतलब एक लो बनाया था 9,560 का, 9,709 टेस्ट करने के बाद में। अभी ये पहला बार देखिए उसी से नीचे आया है और उसी से नीचे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आ चुका है। ये दिस हैज़ नॉट हैपेंड सिंस दिसंबर। ये पहला बार ऐसा पुरानी लो को तोड़ के नया लो बनाते जा रहा है। ये लोअर लो है, so this is actually a signal that the trend is setting in for some kind of a correction, but सामने क्लियरिंग है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो शेयर को पहले बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रहा था, एक तरफा नीचे गिर रहा था, उसी में अभी कवरिंग चल रहा है। जैसा कि ओएनजीसी है, हो सकता है गेल में भी ऐसा कवरिंग आप देखेंगे। बट जो शेयर आज के दिन नया जो इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ के नीचे जा रहा है, जैसा बैंकिंग स्टॉक्स है,
उसी में तुरंत कोई रिकवरी एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट स्टॉक्स लाइक ONGC फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म अप टू थर्सडे बेसिकली कह रहे हैं थोड़ा सा रोल रिवर्सल होगा। ONGC जैसे शेयर चलेंगे तो उसके सामने बैंक्स पिट रहे हैं, लेकिन जो बैंक्स के साथ आज सबसे बड़ा डर है, कोहली साहब मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। RBI ने कह दिया है स्पेशली उन 12 खातों पर जो NPAs हैं उनके लिए बैंकों को, जिन्होंने भी इनको कर्ज दिया है, प्रोविजनिंग बढ़ा दी जाए। 50% से ज्यादा की प्रोविजनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। उसका गहरा झटका लग रहा है या फिर आपको लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल काफी पुल अप भी देखने को मिला था, तो वो भी एक कारण है इस मुनाफा वसूली का? जी हर्षिता, मेरे को लगता है कि ये एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। 3 दिन पहले तक हम बार बार ये बात कर रहे थे कि बैंक्स को सहूलियत दी जा रही है, NPA रेजोल्यूशन टॉप प्रायोरिटी है और सब जने मिल के उस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, RBI की तरफ से, सब तरफ से ये काम किया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। अब ये वही बात हो गई कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। आपने उधर तो कमेटियां बना के उनको रूल्स रेगुलेशन नए पास करके उनको बोला कि हम आपको और ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि अब इनके प्रोविजनिंग भी बढ़ा दीजिए, तो उससे बैंक की जो फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव होंगे। तो आई थिंक मार्केट को यही थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है और इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन हमें मिल रहा है देखने को। हमारा मानना PSU बैंक में हमने बहुत 1-1.5 साल से नेगेटिव व्यू लिया हुआ है और आई थिंक वो अभी लगातार चलता रहेगा, डिस्पाइट ये अगर 12 क्या और भी ऐसे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि इनको लाइन पे आने में बहुत समय लगने वाला है। 2 लाख करोड़ के NPA की हम बात कर रहे हैं, अभी तो 12 ही अकाउंट चूज़ करे हैं और इसके बाद और भी बहुत सारे बाकी हैं, प्लस इसमें ही इतना मुश्किल हो रही है, प्लस एक कमेटी बना देने से पैसा नहीं आता है। तो आई थिंक अभी PSU बैंक्स में तो प्रॉब्लम्स बहुत चलती रहेंगी। कौन से रहेंगे कोहली साहब, वर्स्ट हिट कौन से रहेंगे? तो वो एक ट्रेडिंग मोमेंटम होता है। जितने भी ये छोटे वाले बैंक हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा हमने तेज़ी देखी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ये सब में अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो इनका नेटवर्थ एक्चुअली इरोड हो चुका है। ये तो किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है बस, क्योंकि आपको सिस्टम को मेंटेन करना है और ख़राब नहीं होने देना है। मैसेज बहुत ख़राब जाता है अगर एक बैंक उड़ जाता है, तो उसी वजह से बस ये मैनेज किया जा रहा है। हमने बहुत पहले एक स्टडी किया था तो उसमें देखा था कि मेरे ख्याल से 3 या 4 बैंक ऐसे बचे थे जिनके अगर प्रॉपरली ये प्रोविजनिंग की जाए तो उनका नेटवर्थ पॉजिटिव बचेगा। मोस्ट ऑफ देम विल बी नेगेटिव। सो विच मीन्स कि ये सिर्फ टाइम लेने की तरीका है और किसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश है। उसमें स्टॉक्स स्पर्ट होते हैं जब भी ऐसा कुछ आता है, क्योंकि लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी PSU बैंक से दूर ही रहिए। अगर सिर्फ PSU बैंक में एक ही SBI है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, तो वहाँ अगर आपको 2 साल का व्यू है तो शायद ले सकेंगे आप। बैंक्स में अगर कुछ खरीदना है 2 साल का नज़रिया देखिए, ध्यान रखिएगा, कोहली साहब कह रहे हैं, तो वो SBI हो सकता है। चलिए, बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई, कुछ अच्छी बात, पॉजिटिव बात भी करते हैं। 2 से 3 दिन में पूरे देश भर में मॉनसून आ सकता है, लेकिन हर्षिता ये अच्छी बात भी दरअसल बाजार के भाव में डिस्काउंटेड है, तो सब लोग मानकर चल रहे थे मॉनसून अच्छा रहेगा। और आप देखिए ओवर द वीकेंड जिस तरह से अच्छी बारिश हुई है उसके बावजूद आज तेजी हो नहीं पाई इस खबर के चलते। और अब यहाँ पर मेट डिपार्टमेंट ने कह दिया है 2 से 3 दिन के भीतर मध्य प्रदेश, बिहार में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। तो चलिए, जो सोचा था वो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आप PSU बैंक्स की बात कर रहे थे दलजीत जी, अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि येस बैंक ने प्रोविजनिंग पहले से नहीं करी थी, अब इन नियमों के चलते उनको इस बार के जो नतीजे हैं उसमें बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। आपने कैसे रीड किया है इन स्टेटमेंट्स को, इन खबरों को? और हमने देखा था पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें एक छोटा सा ट्रेलर दिखा था, लोग कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। क्या येस बैंक और नीचे आ सकता है? देखिए, हमारा फॉर्मल कवरेज नहीं है येस बैंक पे, इसलिए हम रेटिंग नहीं देंगे। लेकिन आप ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ के टाइम पे येस बैंक का नाम हमेशा आता है और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। मतलब कि बहुत कुछ है जो शायद वो हिडन है, सामने नहीं दिखता है। अभी पिछले दिनों कुछ जब
आरबीआई की रिकनसाइलिंग थी, उसमें भी हमें देखा कि उनकी नंबर्स में और आरबीआई में जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, जो नंबर्स पहले बैंक ने रिजल्ट के समय दिए थे, उसमें डिफरेंस काफ़ी बड़ा था। तो ये डिफरेंस ज़्यादातर बैंक में होता है बट काफ़ी कम होता है, इनके केस में काफ़ी बड़ा था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के इश्यूज अभी और सामने आएंगे और आपको कॉशियस होना पड़ेगा। प्लस प्राइवेट बैंक्स में भी सी अगेन ये बात, जैसे एक्सिस बैंक का अगर मैं एग्जांपल दूं, पिछले 3-4 साल से हम लोग हर क्वार्टर में ये लिखते थे कि इनके नंबर्स ख़राब होने चाहिए, इनका क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने लोन दिया है उनको बाकी बैंकों ने भी दिया है, वहाँ पर एनपीए है, यहाँ पर एनपीए नहीं है, लेकिन वो नहीं दिखाते थे। हर बार उनका एनपीए बहुत अच्छा, उनका एसेट क्वालिटी बढ़िया आती थी। पिछले 3-4 क्वार्टर से जब उन्होंने, मुझे लगता है कि मजबूरी में ही जब दिखाना पड़ा, तब आपको पता चला कि एक्चुअली वो 35,000 करोड़ का कुछ डाउटफुल एसेट्स, ये वो सब नंबर, बड़े बड़े नंबर्स निकल के आए। तो इसका मतलब ये है कि लीवे बहुत रहता है मैनेजमेंट के पास, कब किसको किस नंबर को दिखाना है। तो जो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं उनको समझ में आता है कि यहाँ पर इशू है, और आपको उसी की बेसिस पे मार्केट भी आई थिंक रिएक्ट करता है, मार्केट में भी लोगों को समझ में आता है। इसलिए आपने देखा कि एक्सिस बैंक बहुत समय से नहीं परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज लोगों को दिख रहा था। अब जबकि ये क्लीनिंग अप काफ़ी नज़दीक आ रही है तो शायद वहाँ पर थोड़ा मूवमेंट आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का भी यही हाल है। तो आई थिंक जिन्होंने पहले नहीं किया उनको अब करना पड़ेगा। अल्टीमेटली नंबर्स विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो उसमें आप कुछ ज़्यादा खाली ये कर सकते हैं, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर, एक साल से दूसरे साल तक घुमा सकते हैं, बट फाइनली वो दिखेंगे नंबर्स, और फिर वो मार्केट में रिएक्शन भी उसका दिखेगा। तो ऐसे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ती है, और बिटवीन द लाइंस जो बात समझने की है वो ध्यान रखना है, इसलिए आपको कॉशियस होना ज़रूरी है। और कॉशन आप रखेंगे येस बैंक में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा डर है कि इन्होंने अगली तिमाही में शायद इस तमाम आंकड़े डिस्क्लोज करने पड़ेंगे जो अब तक ये नहीं करते आए हैं। कुछ स्टॉक्स जिनमें पुल अप देखने को मिल रहा है उस पर आते हैं। नेशनल लेवल से टाटा मोटर्स के डीवीआर में हल्की सी खरीदारी आई है, लगभग 1% पिकअप देखने को मिला है दिन के लो से। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 2-2.5% नीचे था पहले। साथ ही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी नेशनल लेवल से थोड़ी सी संभलने की कोशिश कर रहा है। इन दिग्गजों में जहां पर कोशिश हो रही है रजत कुछ ट्रेड लेने की, डिप्स पर खरीदारी करने की, खासकर टाटा मोटर्स के डीवीआर में कोई सेंस है करंट लेवल्स पर पोजीशन खड़ी करने का? अपने टाटा मोटर्स डीवीआर का बात कर रहे हैं ना जी। टाटा मोटर्स डीवीआर देखिए, आज के दिन ये एक हैमर लाइन फॉर्मेशन बनाया है। इसमें थोड़ा वॉल्यूम और थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, लेकिन एक चीज़ लग रहा है कि ये अभी जो 274 पे है, 280 282 इस रेंज तक एक पुल बैक कल तक मिल जाना चाहिए। कल या परसों तक वही 282 उसी के आसपास पहुंचेगा। तो अगर वो आपको पसंद है, लेकिन उसके लिए आज का जो लो है वो आपको स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा। अगर वो स्टॉप लॉस आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे कि 271 या 270 कुछ भी स्टॉप लगा के आप ये काम कर सकते हैं। बट ये उम्मीद मत कीजिए कि टाटा मोटर्स डीवीआर ने 299 मतलब 89 टू अबाउट 290 वहाँ तक पहुँचेगा, उतना दूर ये नहीं जाएगा, इसमें वो दम नहीं है। चलिए, तो दम ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है। यूरोप के मार्केट्स भी आज कमज़ोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। यूएस में भी देखिए कमज़ोर ओपनिंग होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 2 शेयरों पर नज़र रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो सुबह तक तो सहारा दे रहा था, लेकिन अब आप देखिए इसने सहारा देना कम कर दिया है। और दूसरा आईटीसी, ये भी देखिए सुबह काफ़ी मजबूत था और अब दिन के दौरान इसने भी खराब प्रदर्शन दिखाया। आप देखिए अब बढ़ नहीं रहा है, जहां पर ये सुबह फर्स्ट हाफ में कारोबार कर रहा था उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। राहत की बात एक ही है कि डाउ फ्यूचर्स जो 40 अंक नीचे था घंटे भर पहले, वो थोड़ा सुधरा है। तो अगर ये सुधरता है तो फिर देखना होगा कि 9,500 के ऊपर जाकर समाप्ति हो जाती है नहीं। देखिए 2 ही पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स अभी और घंटे भर पहले 40 अंक की गिरावट डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही थी। तो ये बुल्स के लिए एक राहत की बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं आप, आज तो पीएसयू बैंक्स ने मूड खराब किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रैक किया है क्या दलजीत जी आपने? कल खुल रहा है इसका आईपीओ, पैसा लगाना चाहिए या नहीं?
लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंशिएटेड बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बहुत सारे भी हो गए, इक्विटास भी है, जीवन भी है, लेकिन इनका थोड़ा मॉडल ये डिफरेंट है कि ये लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में ज़्यादा थे, तो वहाँ थोड़ा अलग है। और इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। व्हीकल फाइनेंसिंग में, MSME के सेक्टर में इनका काम काफ़ी अच्छा रहा है। सिर्फ एक जो नेगेटिव मुझे लगा वो ये कि काफ़ी कॉस्टली है इशू। अगर हम FY17 के नंबर्स बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 5 टाइम्स बुक वैल्यू पे है, तो विच इज़ उसमें क्या फिर आपके पास बहुत कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रह जाता है। तो अगर इशू थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कंपनी का। जिस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड किया, एक ज़माने में ये HDFC बैंक के DSA थे और वहाँ से करते करते व्हीकल फाइनेंसिंग में इतनी एक्सपर्टीज़ हासिल करना, उसके बाद MSME जो कि एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुत ग्रैनुलर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आई थिंक वो कंपनी के पास है। तो लॉन्ग टर्म हमें बहुत अच्छा लगता है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा आई थिंक हाई है, तो आपको शायद बहुत बड़ा गेन इमीडिएट ना मिले, बट अगर आप रखेंगे पोर्टफोलियो में तो आगे चल के अच्छा हो सकता है। जी, क्या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसी तरह के कारोबार में इससे मिलती जुलती कंपनी कह सकते हैं हम? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का मॉडल थोड़ा सेकेंड हैंड ट्रक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा है, इनका तो नई गाड़ियों पे है। ये भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ फाइनेंस कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रोडक्टिव एसेट होना चाहिए। मतलब कि आपने कार खरीदी और अपने घर के यूज़ के लिए ले ली, तब शायद इनको ज़्यादा पसंद ना आए। अगर आप ट्रैक्टर लें और उसको फार्म पे यूज़ करके उससे पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। श्रीराम फाइनेंस भी इसी तरीके का मॉडल है, बट वो सेकेंड हैंड गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था तो मुझे लगा शायद कहीं रब ऑफ इफेक्ट तो नहीं जो जनरली देखने को मिलता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आज किस तरह की पोजीशंस बनाएं जिससे कल हो आपको फायदा। जी हाँ, 3 बजे ठीक ये लेकर आएंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। आज देखिए भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। हमारा एडवांस फियर एंड ग्रीड मीटर भी डिप करता हुआ तेजी से, यानी कि गिरावट की गहराने के आसार यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच देख लेते हैं विदेशी बाजारों से क्या संकेत है, क्या वहां से कुछ रिकवरी आने के आसार दिखाई दे रहे हैं या नहीं। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यूरोप में हमने देखा था थोड़ी सी नरम शुरुआत जरूर होती दिखाई दी है, डाउ निचले लेवल से रिकवर करता हुआ जरूर देखने को मिला है। तो होपफुली स्थिति अगर विदेशी बाजारों की आज रात बेहतर होती है तो हम खैर मनाएंगे कि बाजार में भी एक कल रिकवरी आए। फिलहाल 94-95 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। इस बीच निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, स्वाति होतकर की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। ये कह रहे हैं बिकवाली करके चले 9420 पहले और फिर 9400, ये टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 9540 का। अच्छा, तो कुछ देर पहले रजत बोस जी भी कह रहे थे 9420 तक जाने की गुंजाइश हो सकती है अगर यहाँ पर कमजोरी और गहराती है। तो एक और राय बिकवाली की तरफ मनीष जो हैं वो भी देखिए कह रहे हैं कि इस समय शॉर्ट साइड की पोजीशन से बनानी चाहिए। उनके टारगेट्स तो उससे भी नीचे के 9350 के टारगेट दे रहे हैं। 9600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। रजत जी हमारे साथ है। रजत जी क्या ट्रेड लेना चाहेंगे अगर आपको इस समय एक कॉल लेना है निफ्टी पर? देखिए सबसे बेहतरीन ये होता कि निफ्टी और आगे जो आधा घंटा है इसमें 9510 से 9020 के बीच में पहुंचे, वहां पे आपने बेचे और मैंने 9557 के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएंगे और 9448 से लेके 9435 ये मेरा टारगेट जोन रहेगा। कल तक ये लेवल पहुंच जाना चाहिए। यानी उछाल हो तो फिर बेचने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बागले साहब गुड आफ्टरनून, बताइए आप सुबह कह रहे थे कि आज बाय साइड के आइडियाज मिल नहीं रहे हैं तो सही लग रहा था आपको, अब क्या करेंगे? 9500 के आसपास निफ्टी खड़ा है। आफ्टरनून हेमंत, मैं कहता हूँ थोड़ा सा अब बाउंस बैक में बेचे 9530 9560 और 9600 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 9400 9410। मुझे लगता है यहाँ से भी एक 80 से 100 पॉइंट नीचे की मूव आनी चाहिए।
चलिए, तुम्हारे सारे जानकार यही कह रहे हैं कि 9400, 9410, 9420 के लेवल्स की तैयारी बाजार कर रहा है और उन्हीं लेवल्स पर आप ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल 9500 पर वापसी हुई है निफ्टी की, लेकिन आज के दिन जहां पर चौतरफा गिरावट देखने को मिली है, क्या रणनीति है और खासकर फंड्स की ओर से क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है? योगेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो फंड मैनेजर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के। भट्ट साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन जहां पर हमने देखा है चौतरफा बिकवाली के घेरे में, चाहे वो बैंक्स की प्रोविजनिंग के आंकड़े हो या फिर जीएसटी के लागू होने से पहले की नर्वसनेस, फंड्स का रवैया क्या है इस गिरावट में? क्या आप जैसे भारतीय संस्थागत निवेशक इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो गिरावट अभी हमें देखने को मिली है, ऑब्वियसली इनके कई कारण हैं। एक, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा, हम जिसको बोलेंगे रनिंग अहेड द फंडामेंटल्स था, एक्सपेंसिव जोन में चल रहा था, तो एक कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज आना था। एंड ऑब्वियसली कारण तो आते रहेंगे, और ये जो लेटेस्ट कारण है, जो जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन और उनकी एग्जीक्यूशंस पे जो डाउट खड़े हो रहे हैं, और trade is not that much ready for this implementation, and over and above this I think ये जो बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज या एनपीएल के जो आंकड़े दिख रहे हैं, उनकी वजह से भी एक गिरावट हमको देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज रहना चाहिए। आई थिंक जून के नतीजे आएंगे अगले एक महीने में, तब आगे की रणनीति होनी चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years वेदर इन्वेस्टर्स शुड मेक डिसाइड मनी। आई थिंक यहाँ पे मिड साइकिल की रेंज है, वी आर डेफिनेटली नॉट वेरी चीप। एट द सेम टाइम मिड साइकिल है, यहाँ से एक एंड साइकिल का एक दिखावा आना चाहिए, एंड नेक्स्ट 2 या 3 साल में इन्वेस्टर्स को एक अच्छी खासी रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि डिप्स का फायदा उठाना चाहिए और इन इवेंट्स के मद्देनजर थोड़ा सा बाजार करेक्ट होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। कोहली साहब, ये जो जीएसटी का डर है, ये मुझे याद है कि छोटी कंपनियों ने इसके बारे में काफी कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी पढ़ने में आई है कि शायद वो सिस्टम्स बिल्कुल भी तैयार ना हो। उससे बाजार में इतना क्यों पैनिक आना चाहिए? नहीं हर्षदा, ये तो बहुत दिनों से पता था कि जब भी आप ये लागू करेंगे तो इनिशियल डिसरप्शन होगा। ये सब मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा रिफॉर्म है और आगे चल के फ़ायदा होगा, पर इनिशियल डिसरप्शन होगा। इसका एक नमूना हमें पहले पिछले क्वार्टर के नंबर्स में जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल थी, उसमें भी सबने ही बताया कि बहुत सारे स्टॉकिस्ट ने डी स्टॉकिंग करना शुरू कर दिया या स्टॉक को काफ़ी कम कर दिया था, जिसकी वजह से उनके नंबर्स काफ़ी इम्पेक्ट हुए। फार्मा की तो बहुत सारी कॉन कॉल मैंने खुद स्वयं ने सुनी और उसमें लगभग सभी मैनेजमेंट ने ये बात कही। आई थिंक वही सिलसिला अभी आगे चल रहा है। तो अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसा फियर बन रहा है कि ये शायद अगला जो क्वार्टर है वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आती है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम तैयार हैं पूरी तरह और ट्रेड बोलता है कि हम तैयार नहीं हैं, ट्रेड बॉडीज़ बोलती हैं हम तैयार हैं, तो ये थोड़ा भी आई थिंक ऐसा कन्फ्यूजन बना रहेगा। फर्स्ट को जब लागू होगा, फिर उसके जो 8-10 दिन 15 दिन में जैसा मूवमेंट होगा तब पता चलेगा। आई थिंक अभी ये फियर ज़्यादा है, शायद लोगों को सबको एक नया चीज़ है तो बहुत बड़ा फियर दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खराबी होगी। अगर होगा भी तो डिस्टर्बेंस वो 1-2 महीने का होगा, तो इन अ वे वो एक्चुअली सही भी होगा, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री चैनल की इन्वेंट्री है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ, हमारा अनुमान है कि अगस्त या सितंबर के आसपास सडन बम्प आएगा सेल्स में प्रोड्यूसर्स के पास, बिकॉज पिछली इन्वेंट्री सारी ख़त्म हो चुकी होगी। तो सितंबर के जो नंबर्स अक्टूबर में दिखेंगे उसमें शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना अभी फियर है। तो आई थिंक ये प्रीएम्पशन है और थोड़ा डर है एक बड़ा रिफॉर्म का। अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि बहुत ख़राब होने वाला है। अच्छा, एबी नोवो और ग्रासिम, ये 2 स्टॉक्स हैं देखिए जो ऐसे कमज़ोर बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब एबी नोवो अगले हफ्ते से एफएनओ में नहीं रहेगा, अब रिस्ट्रक्चर हुआ है पूरा का पूरा ग्रुप। और देखिए ग्रासिम में भी दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार हो रहा है। दोनों के चार्ट देखकर बताइए वागले साहब, क्या बेटर लग रहा है आपको इन दोनों में? और दोनों लग रहे हैं तो दोनों बताइए।
हेमंत, ग्रासिम आई थिंक हमने 1 या 2 दिन पहले बात की थी, मुझे ये लेवल पे भी अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी ये लेवल पे भी लिया जा सकता है। इनफैक्ट ये मेरा BTST भी होगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। और एबीन्यू तो ये तो ट्रेडिंग उसमें बंद होने वाला है, बट चार्ट्स पे अभी भी अच्छा लग रहा है। बट दोनों में ग्रासिम ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। पोजिशनल 1250-1260 तक का व्यू बैठता है ग्रासिम में। फैक्ट JP मॉर्गन की रिपोर्ट सुबह में आपको याद होगा हेमंत, हम पढ़ रहे थे, बता रही थी 1350 का टारगेट, स्पेशली अगस्त के बाद ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये आदित्य बिरला कैपिटल लिस्ट होगी और उसमें 57% हिस्सेदारी ग्रासिम की होगी, यानी कि शेयर धारकों के लिए एक बेहतर वैल्यू अनलॉकिंग साबित होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए 1350 का टारगेट इनफैक्ट ग्रासिम पर दिया है JP मॉर्गन ने। कुछ काउंटर्स जो इस समय निचले लेवल से रिकवरी दिखा रहे हैं, इसमें हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि एक बहुत तगड़ी चाल इसमें आई है, लगभग 1% का स्पाइक इस गिरते बाजार में। ये देखिए ये काउंटर, साथ ही लुपिन, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर निचले लेवल्स पर भी एक्शन आ रहा है। लेकिन हीरो मोटो पर रजत, आप अपनी राय दीजिए। देखिए हीरो मोटोकॉर्प आज जैसा रिकवरी दिखाया, हो सकता है कल उछल के कुछ ऊपर तक चले, बट मेरा कहना ये रहेगा कि 3760 के ऊपर ये सस्टेन ना कर पाए कल के दिन, अगर उछल के चलने के बाद में, तो फिर दोबारा गिरावट आने की संभावना फिर से पैदा हो जाएगा। ऐसा भी एक टॉप फॉर्मेशन की इंडिकेशन तो ये दे रहे, लेकिन जब तक 3600 के नीचे नहीं जाता है तब तक अपने को बोलना नहीं चाहिए कि एक टॉप ऑलरेडी बन चुका है। ये फिलहाल जो पुल बैक रैली है कितना दूर तक जाता है वही देखना है। तो पुल बैक रैली है जिसमें ये अच्छा पार्टिसिपेट आज कर रहा है। ये बताइए दलजीत जी, ये फार्म सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, रूरल इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनियां थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। हीरो मोटो भी आप कह सकते हैं टू व्हीलर प्ले। ITC ये आज देखिए सिंगल हैंडेडली बाजार की मदद कर रहा है। 9500 के ऊपर अगर आज निफ्टी है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ITC है। ये कैसा लगता है आपको? ITC हमें पसंद है, हमारा बहुत समय से उस पर पॉजिटिव व्यू रहा है, मेनली क्योंकि वो वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल रहा है। सबसे आई थिंक अमंग्स द FMCG पैक सबसे चीपेस्ट स्टॉक वही रहता है, बिकॉज उसमें सिगरेट का एक बड़ा कंपोनेंट है। आज की डेट में भी उनका मेजर पार्ट जो है वो सिगरेट से ही आता है। अर्निंग का, सेल्स का भले ही 50% के करीब आता होगा, बट अर्निंग्स का भी 70-80% से ज़्यादा आता है। तो ITC में, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा GST का होगा वो ITC को ही शायद होने वाला है, बिकॉज ये जो इश्यूज थे कि हर स्टेट में डिफरेंट तरीके के वैट लगाना, डिफरेंट हर बार उनके ऊपर एक सोच टंगी रहती थी कि जो भी कुछ होगा तो सबसे पहला सेक्टर यही पकड़ा जाएगा। आई थिंक वो शायद इश्यूज काफ़ी कम होंगे अभी आने वाले समय में। अब आगे देखना पड़ेगा आगे किस तरीके से लागू होगा GST। और तो ये जो एक अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन जब कम होगी तो आई थिंक वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो भले अर्निंग्स तो जो ग्रोथ नॉर्मल है वही रहेगी, बट शायद मल्टीपल एक्सपैंड हो जाएगा। तो आई थिंक ITC इसलिए हमारा जो टॉप वन ऑफ द टॉप पिक्स में भी है विद इन द लार्ज कैप, जो हमने सेशन के शुरू में बात किया था कि कौन से स्टॉक देखने चाहिए। तो ऐसे इस तरीके की मार्केट में जब कभी भी ITC गिरे तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की। तो ITC में एक बढ़िया मौका तेजी की पोजीशन लेने का, और ITC इनफैक्ट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा GST रोल आउट के बाद। एक कई दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का भी मानना है, कम से कम 350 के टारगेट्स की बात लोगों ने की है। फिलहाल दो स्टॉक्स PFC और अदानी एंटरप्राइजेस, दोनों में अच्छी तेजी बनती हुई। रजत देखिए चार्ट इनके 131 पर अदानी एंटरप्राइजेस पहुंचा है, 4% का स्पाइक आ रहा है, और PFC भी निचले लेवल से करीब 3% उठता हुआ तो अब पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंचा है। देखिए जहाँ तक अदानी एंटरप्राइज का सवाल है, ये तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है और एक हॉर्न बॉटम जैसा बनाया था उसी दिन, जो नीचे लेवल दिखाया था उसी के आसपास से ये मूवमेंट आज के दिन देख के लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर और भी जा सकता है। ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं देगा, लेकिन 133-34 तक जाएगा और उसके बाद में वो अगर ऊपर चल पाए तब आप मानिए कि ये ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर से बिकवाली आ जाएगा। चलिए तो नज़र रखिए। अच्छा बाजार भी अगर आप देखिए
तो बैंक निफ्टी का आज का जो लो है 23,055 का है और इस समय देखिए 23,225 यानी निचले स्तरों से करीब 160-65 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है। ये देखिए नीचे गया और उसके बाद अब ये थोड़ा सा छोटा सा सुधार आप देख रहे हैं। ये दरअसल बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश इस समय कर रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स ने ही बाजार में गिरावट दिखाई थी और अगर ये रिकवर होते हैं तो थोड़े स्टेबिलिटी आ सकती है बाजार में और 9,500 के ऊपर जाकर हम समाप्त हो सकते हैं। ये इस समय की तस्वीर है। हो सकता है तस्वीर बदल जाए, अगले 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि 9,500 के ऊपर जाकर समाप्त होने के लिए तैयार है। अभी 1.5 मिनट के आसपास बचे हैं, हम आपको बताएंगे STBT करना चाहिए, BTST, लेकिन कुछ स्टॉक्स में आप देखिए ऑयल एंड गैस पैक में ही सबसे अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही है। रजत जी, आप कह रहे थे कि अगर आपको तेजी करनी होगी तो इस पैक पर आपकी नज़र होगी। आप देखिए IOC, गेल, ONGC, ये पूरा का पूरा पैक मजबूत है। आपको क्या पसंद आ रहा है? इवन रिलायंस ने देखिए थोड़ा संभलने की कोशिश करी है निचले स्तरों से, ये भी अब रिकवर कर रहा है और रिलायंस ही दरअसल बाजार को संभाल रहा है। अगर आप पिछले 5 या 7 या 10 मिनट का चार्ट देखें, ये देखिए कैसे लाल निशान से ये शेयर हरे निशान में आया है। इसमें ऑयल एंड गैस में रजत जी आपको क्या अच्छा लग रहा है, बताइए। हमको ONGC और गेल सबसे अच्छा लग रहा है, इसलिए कि दोनों में हमारा इंफॉर्मेशन आया और दोनों पहले से जो इतना गिरते आ रहे थे, जब बाकी शेयर चढ़ रहा था तब ये गिर रहा था। तो अभी क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि जो शेयर चल रहा था, जो शेयर ऊपर जा रहा था, उसमें बिकवाली आते ही ये हेज काउंटर था और इसी को कवर किया जाता है। और अभी सामने क्लियरिंग है 2 दिन के अंदर, तो इसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझको नज़र आ रहा है। तो मैं 165 से 67 का टारगेट मान के 155 के नीचे स्टॉप लगा के ONGC खरीदने का सलाह दे रहा हूँ और गेल भी 354 रुपये 80 पैसा के नीचे स्टॉप लगा के 365 से 67.50 यहाँ तक का चलेगा उम्मीद करके बाई करने का सलाह दे रहा हूँ। और एक सेल कॉल है मेरा, वो है स्टेट बैंक, वो 285 के ऊपर में आप स्टॉप लॉस लगाइए। 272 टू 267 अगले बस थर्सडे तक पहुँच जाएगा, ऐसा सोच के ये आप फ्यूचर्स में बेच सकते हैं। तो SBI बेचने की राय। आइए आपको बता दें कि दूसरे एक्सपर्ट्स कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं। BTST, STBT आइडियाज क्या निकल कर आ रहे हैं। मेघना मलकान.com की मेघना मलकान कह रही हैं कि इंडसइंड बैंक खरीद कर जाइए, कल फायदा होगा। 1535 के टारगेट दे रही है। मारुति में भी तेजी करने की राय है। 7,270 का टारगेट, 7135 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। किरण जाधव के रेडार पर भी कुछ स्टॉक्स है, जिसमें पहला है AB नोवो। यहाँ पर टारगेट इन्होंने 1840 का दिया है, खरीदारी की राय है। 1780 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को रखेंगे आप। और साथ ही OBC में यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बिकवाली की पोजीशन लेकर चले। 131 का टारगेट दे रहे हैं और 143 पर आपने लगाना है स्टॉप लॉस इस ट्रेड में। रजत ने इनफैक्ट अभी अभी अपने पिक्स दे दिए हैं। वागले साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट वागले साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेड्स हमें बता दिए हैं और वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ग्रासिम जो ये पहले भी कह रहे थे कि मौका है, तेजी कीजिए। 1236 का टारगेट इनकी ओर से और स्टॉप लॉस 1210 का। इसके अलावा इनके रेडार पर मेरे ख्याल में HCL टेक है। HCL टेक में बिकवाली करके चले। 831 का टारगेट और 847 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। ये है संदीप वागले की राय। हमारे साथ योगेश भट्ट भी हैं, उनसे संपर्क टूट गया था, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भट्ट साहब, आप कह रहे हैं यहाँ पर नियर टर्म थोड़े से ट्रिगर्स हैं जो बाजार को प्रेशर में डालेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तेजी का बाजार है ये। ऐसे में अगर आपने एक सेक्टर चुनना हो जो शायद लीडरशिप रखेगा या फिर जहां पर अब आपको लगता है पोजीशंस बढ़नी चाहिए, निवेश बढ़ाना चाहिए रिटेल निवेशकों को या फिर फंड्स को, वो कौन सा रहेगा? देखिए, वैसे तो इंडिया में स्ट्रक्चरल काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हम बुलिश रह सकते हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, FMCG हुआ। बट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हमें लग रहा है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है जहां पे एक बुलिश व्यू रखना चाहिए ओवर द नेक्स्ट से 2 और 3 इयर्स। क्योंकि अगर आप 7 साल का निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स का अगर रिटर्न देखते हैं तो करीब करीब -5% पे है और इसके सामने निफ्टी ने करीब करीब 70% का रिटर्न दिया है। तो ऑब्वियसली द सेक्टर विच इज नॉट परफॉर्म फॉर द लास्ट 7 years हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर। सिमिलरली एक सेक्टर उभर के आया है लास्ट 3 या 6 महीनों में, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आई थिंक वहाँ पे भी काफ़ी सारे कंपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी
यूएस एफडीए की जो निगरानी में काफ़ी सारे प्लांट्स को चेक किया गया था, उनकी वजह से ये कंपनीज के सेल्स को इम्पैक्ट हुई है, उनकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट हुई है। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, पॉइंट ये है कि आप देखिए कि करीब करीब सारी कंपनीज में ईपीएस जो एक्सपेक्टेशंस था उसको करीब करीब आधा कर दिया गया है। तो हमें लग रहा है कि ये सेक्टर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आ गया है और यहाँ से निवेशकों को उम्मीद रखनी चाहिए कि काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। देखिए आपकी खबर पर आपकी स्क्रीन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। $270 करोड़ का जुर्माना गूगल पे लगाया है और ये लगाया है यूरोपियन यूनियन ने। जो सर्च करते थे और उसकी जो आउटकम यानी रिजल्ट निकल कर आता था उसमें फेर बदल हुए हैं, घपले हुए हैं, ये आरोप लगाया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा गूगल के ऊपर और इसीलिए ये जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। और अब देखना होगा गूगल इसका क्या जवाब देता है। जाहिर सी बात है हर्षदा, एक साथ जुर्माना तो नहीं देंगे या अदालतों का दरवाजे जरूर खटखटाएंगे, लेकिन साफ तौर पर ये एक इंटरेस्टिंग खबर इस समय। हालांकि कोई लिस्टेड कंपनी के ऊपर फर्क नहीं होगा भारत में, लेकिन ये खबर दूसरे पहलू से जानने लायक। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखें तो ये प्राइमरली ऑनलाइन शॉपिंग सर्चेस के लिए है कि कई कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस इन्होंने ऑनलाइन नहीं डाले। तो अगर आप कहें चीपेस्ट मोबाइल फोन तो सिर्फ 3 कंपनियों का शायद डेटा आ रहा है, बाकी 2 कंपनियों का नहीं आ रहा है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं यूरोपियन यूनियन की ओर से और उस मामले में आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे कोई क्वालिटी या फिर फैक्चुअल सर्च कर रहे हैं और उस पर इस तरह का जुर्माना लग रहा है। ये शॉपिंग सर्चेस पर ये एक डेवलपमेंट है जिस पर हमारी नजरें रहेंगी, क्योंकि झटका जरूर है क्योंकि गूगल एक बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड है और गो टू सोल्यूशन है सबके लिए। जब आप किसी भी तरीके की चीजें ढूंढना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, और उन पर ये करीब 270 करोड़ डॉलर का फाइन लगाया गया है। ईयू ने, एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने जुर्माना लगाया है। इस पर आगे डिटेल्स हम लेकर आएंगे जरूर सीएनबीसी आवाज पर। खैर, गूगल की बात करें तो टेक कंपनियों पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी आज सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा हैं। HCL टेक पर एक शॉर्ट कॉल अभी यहाँ पर दिया हमारे जानकार संदीप वागले ने, लेकिन दूसरी कंपनियों का भी हाल देखेंगे तो आज इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, TCS जैसे स्टॉक्स कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेश, आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की बैठक में H1B वीजा पर बातचीत होगी, उसका खुलासा तो नहीं हुआ है अब तक, कोई वहां से अपडेट तो आई नहीं और प्रधानमंत्री अब नेदरलैंड्स भी पहुंच गए हैं। तो वो क्या एक डैम्पनर साबित हुआ है IT कंपनियों के लिए ये पूरा बैठक, या फिर जो भी एक्साइटमेंट था इस मीट को लेकर? इस मीट को लेकर तो मैं उम्मीद नहीं रखूंगा कि सीधा इसका इम्पैक्ट यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए या हुआ है। बट आई थिंक एज फार एज द एंटायर IT सेक्टर इज कंसर्न, अब काफ़ी सारे चैलेंजेस इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी था से 10 से 12% का ग्रोथ था, वो करीब करीब 7-9% पे आ गया है। दूसरा, ये जो रिसेंट रुपी अप्रिशिएशन हुआ है उनका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है ऑन दी अर्निंग्स। एंड तीसरा, ऑब्वियसली द न्यू चैलेंजेस एंड द प्राइस रिडक्शंस एंड द नेगोशिएशंस विच बिग कंपनीज आर डूइंग, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर दिख रहा है। तो ये तीनों फैक्टर को अगर आप जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस पे इसका इम्पैक्ट होना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि IT एज अ सेक्टर ऑल्सो हैज बिकम वैल्यूएबल। करीब करीब 13-14 का PE आज कोट कर रहा है अगेंस्ट 18 PE ऑफ मार्केट। तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस हैव कम इन आवर फेवर, बट इमीडिएट ग्रोथ 1 या 2 क्वार्टर में चैलेंजिंग लग रहा है। आगे जाके डेफिनेटली हमको देखना पड़ेगा कि हाउ दिस कंपनीज आर एक्चुअली गेटिंग द बिजनेसेस और हाउ दे आर इम्प्रूविंग सम ऑफ द बिजनेस मिक्स। तो वहां पे ज्यादा दारोमदार रखना चाहिए और नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। कहीं अभी तो मुझे लग रहा है फार्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर कैन बी लुक्ड अपॉन। चलिए, तो फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर नजरें होनी चाहिए। वागले साहब, JP एसोसिएट जो आपने कॉल सुबह दिया था, जबरदस्त कॉल था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है शेयर, क्या राय है अब आपकी इतनी अच्छी तेजी के बाद, अब क्या करना चाहिए? हेमंत, हमने जो टारगेट की बात की थी 2250 वो तो आ गया।
लेकिन ये मार्केट में भी अगर ये सस्टेन करता है तो मैं समझता हूँ होल्ड करना चाहिए। पोजिशनल व्यू के तौर पे और हायर लेवल्स होंगे, मैं इमीडिएटली 2450 25 की भी बात कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ एक 18 साढ़े 18 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करना चाहिए। हम पहले अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहे थे, स्टॉक देखिए अब 5% ऊपर है। वेल्सपन इंडिया में भी नेशनल लेवल से अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। थॉमस कुक, बिरला कॉप, HOAC ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर नेशनल लेवल से तेजी आई है। हमने रजत की राय जरूर ली, लेकिन संदीप आपकी क्या राय बन रही है अदानी एंटरप्राइजेस पर? हर्षदा, बाउंस बैक तो अच्छा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि क्रूशियल लेवल से 134 135 उसके ऊपर निकलने से बड़ी तेजी आ सकती है। फिर मैं 145 के टारगेट की बात करूंगा। और हालांकि निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि निफ्टी थोड़ा नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, तो मैं वेट करूंगा। कल अगर 135 ब्रेक करता है तो फिर इंट्राडे पोजीशन लिया जा सकता है फॉर अ 7-8 रुपी अपसाइड। चलिए इस बीच नजर रखिए ITC पर 60 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं, करीब 311 रुपये 65 पैसे पर ये ब्लॉक होता हुआ। तो ITC बड़े ब्लॉक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि शेयर ऊपरी स्तरों से जरूर देखिए थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आया। जितना मजबूत खुला था, लग रहा था कि दिन में उच्चतम स्तर दिखाएगा, इतने अच्छे स्तर तो नहीं देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप देखिए हरे निशान में जाकर बंद होने में कामयाब होता हुआ ये शेयर, और कुछ ब्लॉक डील्स होती हुई बैंक्स ने दरअसल आज डिसअपॉइंट किया है। संदीप, सुबह इसके बारे में भी बात हो रही थी, आप कह रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा बेच दीजिए, और भी कई बैंक आपने बताए थे जिन्होंने बेचे हैं, पोजीशन कवर कर लें, बन गया पैसा, या कल भी बनेगा, मंदी की पोजीशन होल्ड रखेंगे? हेमंत, ये सवाल मेरे से है? जी संदीप, आपसे। हेमंत, अभी भी मुझे बैंक में स्ट्रेंथ दिखती नहीं है। हाँ, अगर आपने मॉर्निंग में बेचा है, जब हम बात कर रहे थे, वहां से काफी फॉल आया है, काफी सारे स्टॉक्स 4-5% डाउन है, तो उस लिहाज से अगर आप कवर करें तो वो ठीक है, लेकिन अभी भी लॉन्ग जाने के कोई संकेत नहीं है। अभी भी ऊपर अगर बाउंस बैक और थोड़ा एक्सटेंड होता है या कल और आता है तो ऊपर में बेचने के ही संकेत है। तो मैं समझता हूँ थोड़ी डाउन साइड है बैंकिंग में, जो निफ्टी और मार्केट्स को ड्रैग करेंगे नीचे। अभी भी यहाँ पर कुछ बिकवाली की पोजीशन होल्ड करिए, ये कह रहे हैं वागले साहब। लेकिन इस बीच जो नेशनल लेवल से एक्शन आ रहा है वो टाटा स्टील में भी दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए एक थोड़ा सा यू टर्न आता हुआ। सुबह वाली एग्रेसिव रिपोर्ट बताइए जो आप सुबह बता रही थी, 1110 के टारगेट FY20 अर्निंग मॉर्गन स्टैनली दे रहा है जी। क्या इनफैक्ट इस पर वेरी क्विकली अगर संक्षेप में कोहली साहब आप ओपिनियन दे। मॉर्गन स्टैनली तो कह रहा है FY20 अर्निंग्स के लिहाज से 1110 के लेवल्स आएंगे। आपको क्या लगता है, टाटा स्टील क्या एक परफॉर्मर रह सकता है आगे? जी हाँ, रह सकता है। हमारा व्यू भी स्टील पर पॉजिटिव है, मेनली 2 रीज़न से। एक तो ये जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए गए हैं और जिसमें अभी इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, MRP जो MIP वगैरह लगाया गया इंपोर्ट इनके लिए, प्राइसिंग दिया है। और दूसरा ये जो गवर्नमेंट का इम्पीटस है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें कुछ पोर्शन इनको प्रेफरेंस दिया जाए। तो टाटा स्टील का जो कलिंगनगर प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से आया है, और जो उस रैंप अप है वो भी बढ़िया हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल टाटा स्टील के लिए अच्छे हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो और ज़्यादा एक्सपेंशन या फिर और डेट की तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो ऑन द कोर बिजनेस आई थिंक दे आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। तो टाटा स्टील पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। टारगेट हमने अभी ऐसा नहीं निकाला है कुछ भी। टाटा स्टील ध्यान तेजी का ही रखिएगा। CNBC आवाज का जैकपॉट स्टॉक ये रह चुका है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए अब क्या क्या इसके ऊपर कॉल्स आ रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के। अच्छा, आज एक और पॉकेट खराब बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, वो है टेलीकॉम पॉकेट। देखिए आप, आइडिया, इवन आरकॉम तो चलिए बढ़ ही रहा है, भारती में भी तेजी देखने को मिल रही है। रजत जी, कैसे देख रहे हैं आप इन मूव्स को जो आज हुए हैं? देखिए, भारती अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पिछले कुछ दिन पहले जो लेवल्स हासिल किया था, जैसे कि 381, 382, उसी रेंज को जब तक पार करके ऊपर सस्टेन नहीं करते तब फ्रेश तेजी की उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये जो पैक आपने डिस्कस किया है, इसमें आइडिया और आरकॉम ये नीचे की लेवल से एक रिकवरी की सिग्नल देके ऊपर की तरफ जा रहा है। आरकॉम, जहां तक आरकॉम का सवाल है, वो 23-24 रुपया तक हो सकता है पहुंच जाए,
और जहाँ तक उसके ऊपर चलने की बात है तो जब तक ये 30 के ऊपर नहीं पहुंचेगा, वो काफ़ी दूर रास्ता है, लेकिन उसके पहले कोई टेक्निकल बाई सिग्नल उसमें जनरेट नहीं होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में। और जहाँ तक आइडिया का सवाल है, मैं बोलूँगा कि आइडिया 84, 85 क्रॉस किए बगैर सस्टेन नहीं कर पाएगा। वहाँ तक पुल बैक रैली की उम्मीद कर लीजिए और वो पहुँच भी सकता है। एंड शॉर्ट कवरिंग ये दोनों काउंटर में दिख रहे हैं मुझको, आरकॉम और आइडिया, इसीलिए ये इतनी अच्छी तरीक़ा से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जैसे कि ONGC में दिख रहे हैं, इसमें भी है। और देखिए आखिरी 2 मिनट बचे हैं ट्रेड के, तो फटाफट आपको बता दें आज स्थिति कैसी रही है बाजार की। दबाव में रहा है ज्यादातर समय बाजार, लेकिन 9500 के ऊपर हम समाप्ति दिखा पा रहे हैं और उसकी बड़ी वजह है ये ऑयल एंड गैस कंपनियां। IOC करीब 2% ऊपर, गेल में हमने देखा नेशनल लेवल से खरीदारी आई, 2.5% का उछाल। ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम नहीं नजरअंदाज कर सकते क्योंकि ये काउंटर फिसला था और उसके बाद नेशनल लेवल से फिर रिकवरी आई। हालांकि एकदम सपाट क्लोज देखने को मिला है, लेकिन RIL का एक बहुत बड़ा हाथ है। टेलीकॉम कंपनियों का मेंशन अभी रजत ने किया, भारती, आरकॉम, आइडिया, इनसे भी मदद मिली है आज ट्रेड को। और टाटा मोटर्स, DVR के साथ टाटा स्टील जैसे काउंटर्स रहे हैं जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी। लेकिन आज बाजार ने जो मार खाई है वो बैंकों के बल पर खाई है, खासकर PSU बैंक, BOB, PNB, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स। लिस्ट लंबी है इनफैक्ट इन PSU बैंकों की जहां पर पिटाई हुई और हमने देखा दोपहर बाद निजी बैंकों पर भी ये मार हावी होती हुई दिखाई दी। तो ये कमजोर कड़ी थी जिसने बाजार को काफी परेशान किया आज। रफ कॉस्ट मिड कैप्स की ओर से भी बिल्कुल सहारा नहीं। बिल्कुल, और एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो हरे निशान में जाकर बंद हो रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाजार की कमजोरी कितनी बड़ी है। ज़रूर बंद हो रहे हैं 9500 के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह ही बड़ी वजह है। देखिए आईटीसी ने कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में सहारा दिया, सेकेंड हाफ में ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सहारा देने की कोशिश करी है आज। इसके अलावा आप देखिए कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, ये सब बड़े हैवी वेट्स हैं, इन्होंने कमज़ोर प्रदर्शन दिखाया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए ये भी लाल निशान में जाकर बंद हो रहा है और दबाव के साथ बंद हो रहा है। इन्फोसिस, HCL टेक जैसे IT शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक जैसे स्टॉक ने भी आज कमज़ोरी के साथ ही कारोबार किया है। मारुति जैसे हैवी वेट्स में और M&M में भी देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो हर सेक्टर का दिग्गज आप कह सकते हैं आज यहाँ पर प्रेशर था और इसीलिए बाजार को काफ़ी मुश्किल हो रही है। आज GMR इंफ्रा जैसे स्टॉक्स जो काफ़ी रैली दिखा चुके थे, इसमें 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्लोज हो चुके हैं बाजार 9500 के ऊपर, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर आज रहे हैं। और बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से ज़रूर सुधरे, लेकिन 300 पॉइंट का बड़ा कट देखने को मिला है आज के दिन। रजत जी, कैसे देखेंगे आप इस क्लोजिंग को? और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो गिरावट आई है वो 8.5 लाख करोड़ के वॉल्यूम के साथ आई है, तो ज़रूर इसमें एक्सपायरी का फैक्टर है, लेकिन बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। कैसे रीड कर रहे हैं सर आज की क्लोजिंग को आप? देखिए इस क्लोजिंग यही बता रहा है जैसा पहले आपको बताया था कि दिसंबर से लेके अभी तक आप दोनों इंडेक्स देख लीजिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसमें कभी पिछले लो जो था उसको तोड़ के नीचे एक लो बना के क्लोज किया है, ऐसा हुआ नहीं है। वो आज के दिन हो रहा है 9560 की पुरानी लो तोड़ के 9510 में आके आप क्लोज कर रहे हैं। एंड ये बैंक निफ्टी में भी हो रहा है और वॉल्यूम के साथ हो रहा है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ये क्लियरिंग के कारण हो रहा है, बट देख के लग रहा है कि ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से, जैसा आपने थोड़ी देर पहले आपने भारती का बात किया है 380-82, अब ITC ठीक है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन उसी में भी थोड़ा सा ठकान है। ग्रासिम, सभी काउंटर अपना मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है, तो इसलिए कुछ काउंटर हो सकता है अभी भी चले ऊपर की तरफ, बट ज़्यादातर करेक्शन की संभावना और ज़्यादा दिखता है। लेकिन एक चीज़ है, जैसा कि कल के दिन आप हो सकता है देखेंगे सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो आपने आज एटलीस्ट मैंने डिस्कस करना भूल गया, वो था बाटा कल अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, तो एक बार हो सकता है उसका शॉर्ट कवरिंग जो है वो और ज़्यादा चले। और ऐसे ही ONGC, गेल ये सब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट बाकी हम उतना अच्छी उम्मीदें नहीं रखते हैं कि वो लोग भी चल पाएगा और ऊपर की तरफ में फिर से सेलिंग होके ये 9500 तोड़ के नीचे आएगा, वैसे ही सोचना चाहिए।
शुक्रिया रजत हमारे लिए समय निकालने के लिए। और कोहली साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप आपसे भी लेंगे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालकर बाजार पर अपनी राय देने के लिए। देखिए आज की मार्केट के बाद निफ्टी जो है 9511 पर फाइनली जाकर टिका है, लेकिन आज दिन भर जहां पर भारतीय बाजारों में बिकवाली हावी थी, स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने कैसी टीम बनाई और किस तरह का प्रदर्शन अंत में निकल कर आ रहा है, ये अब आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। हेमंत ने आज बाजी मारी है, 2.5% की कमाई हुई और नीरज ने भी 2% की कमाई की है। याद रखिए आज बाजार में ज्यादातर समय बिकवाली देखने को मिली और उसके बावजूद ये बढ़िया रिटर्न्स हमारे कैप्टन्स ने अपने नाम किए हैं। और खरीदारी की राय कई स्टॉक्स पर थी नीरज की टीम में, जेपी एसोसिएट्स, लाओपाला ग्लास, चेन्नई पेट्रो और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। लेकिन आज की विजेता हेमंत, जिन्होंने 2.64% के रिटर्न्स कमाए हैं, उनकी भी टीम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और इनकी टीम में भी जेपी ग्रुप के जेपी इंफ्रा शामिल था जो टॉप परफॉर्मर था। चलिए इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद नेहा हमारे साथ जुड़ेंगी और लेकर आएंगी मार्केट टॉप 20। नमस्कार।